हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इससे पहले मैं मर्केंटिज्म की थ्योरी और एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी ऑलरेडी चैनल पे डाल चुकी हूँ। और अगर आपको कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी पढ़नी है तो आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, बिकॉज ये दोनों लिंक हैं। तो इफ़ यू वांट टू लर्न दिस थ्योरी तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पे थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज चेकआउट कर सकते हो एंड आई विल गिव अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर हम बात करें कंपैरेटिव एडवांटेज की तो लेट्स स्टार्ट, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी है वो डेविड रिकार्डो ने दी थी। उनकी एक बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमिक्स एज अ टैक्सेशन, 1817 में जो आई थी। अगर आप नेट जेआरएफ वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी एटलीस्ट, कि किसने पर्टिकुलर थ्योरी दी है, वो कहाँ और कब पब्लिश हुई थी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें याद रखना कि कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दी थी और इन्होंने अपनी बुक दी थी एक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन। उस बुक में उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बात किया था, जो कि कब आई थी, 1877 में। नेक्स्ट उनका मेन टॉपिक क्या था? उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी थी जो हमारे एडम स्मिथ ने दी थी उसे ही थोड़ा एलोब्रेट किया था, उसके आगे एक और चीज जोड़ी थी। उसके आगे उन्होंने बोला था कि जरूरी नहीं है, जो एडम स्मिथ ने एक लिमिटेशन लगा दी थी ना कि अगर एक जो कंट्री है वो एब्सोल्यूट गेन में है या एब्सोल्यूट एडवांटेज में है और दूसरी कंट्री किसी और प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज में है। एडम स्मिथ ने क्या बोला था, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, डिटेल में आप प्लीज पहले वाली वीडियो देख के आना। शॉर्ट में एडम स्मिथ ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि एक पर्टिकुलर कंट्री है लाइक इंडिया, ठीक है, तो इंडिया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज में होगी और दूसरी कंट्री है एग्जांपल नेपाल, तो नेपाल किसी और प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज में होगी। उन्होंने ये बात की थी। लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में डेविड रिकार्डो ने ये बोला कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जो कि जरूरी थोड़ी है कि वो किसी प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज में है, ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज में हो, तो क्या वो ट्रेड नहीं कर सकती? तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि यस, वो ट्रेड कर सकती है, स्टिल वो कंट्री बेनिफिशियल ले सकती है फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। दोनों ही कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड में आ सकती हैं। किस तरीके से, कैसे? देखो, सबसे पहले ना मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ जिससे कि हमें ज्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद हम वापस से इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। मैं एक बार एग्जाम्पल ओपन कर लेती हूँ। देखो, ये है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमारी जो एडम स्मिथ की थ्योरी थी वो क्या बोलती थी, जैसे एडम स्मिथ की क्या बोलती थी कि जैसे इंडिया गुड एक्स 20 बना रही है, ठीक है, एक आर में गुड एक्स की 20 यूनिट्स बना रही है, ठीक है, और गुड वाई की कितनी बना रही है, 10 यूनिट्स बना रही है। और नेपाल उसी टाइम में गुड एक्स की 10 यूनिट्स बना रही है लेकिन गुड वाई की 8 यूनिट्स बना रही है। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल है कंपैरेटिव एडवांटेज का, ठीक है। तो लेकिन एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या बोला था कि अगर जैसे एग्जाम्पल इंडिया गुड एक्स में अच्छी है तो नेपाल गुड वाई में अच्छा होगा। ओके, तो ये बोलती थी एब्सोल्यूट एडवांटेज कि तभी वो ट्रेड कर सकते हैं। जब आप पहले वाली वीडियो देख के आएंगे तो आप ये रिलेट कर पाएंगे। लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ने क्या बोला कि अगर सिचुएशन ऐसी है जैसी आपको इस एग्जांपल में दिख रही है, जहां पे इंडिया गुड एक्स में भी अच्छा है और इंडिया गुड वाई में भी अच्छा है एज कंपेयर टू द नेपाल, तो क्या वो ट्रेड नहीं कर सकते? तो डेविड रिकार्डो ने बोला कि स्टिल दे कैन ट्रेड एंड स्टिल दे गेट अ बेनिफिट्स फ्रॉम अ इंटरनेशनल ट्रेड। कैसे? अब उसको समझते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कंपैरेटिव एडवांटेज किस चीज पर बेस है, ठीक है। अब वापस अगर हम आए अपनी, ओके, सो nations can still gain from a trade even an absolute advantage। वो कह रहे हैं कि अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, नेशंस फिर भी बेनिफिट ले सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। ये कंपैरेटिव एडवांटेज ने बोला,
ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे बात हुई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। देखो सबसे पहले समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है कि आपने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए उसकी क्या कॉस्ट दी है, ठीक है, वो हो रही है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो अगर आप पहले 10,000 की एक जॉब कर रहे थे, नाउ आपको एक अच्छा जॉब ऑफर मिला और अब आपकी सैलरी हो गई 20,000 रुपीज, तो आपको वो 20,000 वाली अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, वो 20,000 वाली जॉब पाने के लिए क्या कॉस्ट देनी पड़ी, आपको अपनी पुरानी जॉब छोड़नी पड़ी, मतलब आपको 10,000 रुपए छोड़ने पड़े हैं। तो यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 10,000 रुपीज। ओके, तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या बोलती है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये बोलती है एक कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज तब होगा जब वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, एज कंपेयर टू जो दूसरी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है उसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। देखो ये अगर आपको लाइन समझ नहीं आती है तो अभी हम अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं और इस चीज को देखते हैं। देखो इंडिया क्या बना रही है, गुड एक्स 20, ओके, और गुड वाई कितनी बना रही है, 10। नेपाल गुड एक्स बना रहा है 10 और गुड वाई बना रहा है 8। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे इंडिया को कंपैरेटिव एडवांटेज कितने में है और नेपाल को कंपैरेटिव एडवांटेज कितने में है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया क्या करेगी, अपने गुड्स को कंपेयर करेगी किसके साथ, नेपाल के साथ। अब ये देखो इंडिया गुड एक्स कितने बना रही है 20, लेकिन नेपाल कितने बना रहा है 10। डिफरेंस कितना है, 10 का। ओके, डिफरेंस कितना है, 10 का। यहाँ पे नेपाल क्या बना रहा है, वो सॉरी इंडिया क्या बना रही है 10 और नेपाल क्या बना रहा है 8। डिफरेंस कितने का है, 2 का। पहले गुड एक्स में डिफरेंस कितने का, 10 का। गुड वाई में डिफरेंस कितना है, 2 का। तो अब आप ये चीज सोचो कि नेपाल को कंपैरेटिव एडवांटेज किस में होगा। नेपाल देखो एब्सोल्यूट एडवांटेज तो उसे किसी भी गुड्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरेटिव एडवांटेज किस में होगा, 8 वाले में, क्योंकि उसको उसमें गुड वाई में इंडिया तक जाने में सिर्फ 2 यूनिट्स की कमी है, लेकिन गुड एक्स में अगर वो नेपाल इंडिया तक जाना चाहता है तो उसे 10 यूनिट्स की कमी है, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट है, काफी बड़ी यूनिट्स हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, अब अगर हम इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेके आते हैं तो कैसे लेके आएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर नेपाल गुड इंडिया की तरह गुड वाई बनाना चाहता है 10 यूनिट, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, राइट, क्योंकि उसे क्या है, ये वाली छोड़नी पड़ेगी एक तरीके से। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कम है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा। ओके, तो जहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती है वो हमारे लिए कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। नाउ आई थिंक आप क्लियर होके होंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम किस तरीके से एनरोल कर रहे हैं इसमें। और अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से नहीं भी समझ आता, इट्स फाइन, आप सिर्फ इतना आप देख के समझ सकते हो कि भाई देखो अगर हम इनका रेशियो लेते हैं तो यहाँ पे नेपाल को यहाँ पे ज्यादा मेहनत लगेगी पहुंचने में या फिर यहाँ से यहाँ पे ज्यादा मेहनत लगेगी पहुंचने में। ऑफकोर्स वो 8 से 10 पे इजिली पहुंच सकता है एज कम्पेयर टू 10 से 20 पे। तो अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करें तो नेपाल को किस में होगा, गुड वाई में, ओके। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को किस में होगा, 20 में, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ये 2 आगे है, बट यहाँ पे वो कितने 10 यूनिट्स आगे है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज का एक तरीके से डिफरेंस क्या है। तो अब ये वाला हम कर चुके हैं, अब आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या बोलते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स इन विच दे हैव अ लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जनरेट कंपैरेटिव एडवांटेज। अच्छा, एडम स्मिथ ने क्या बोला था कि आप वो स्पेशलिटी लेके आओ जिसमें आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी ने क्या बोला कि आप उसमें अपनी स्पेशलाइजेशन लेके आओ जिसमें आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है या आपके पास लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट। ओके, तो ये तो हो गया पहला। नेक्स्ट है कंट्री विद अ हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन शुड इंपोर्ट फ्रॉम अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ कंट्री। जिसकी हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, जैसे नेपाल की हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी थी, गुड एक्स में, और
लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस में थी? गुड वाई में। तो नेपाल को क्या करना चाहिए? गुड एक्स को इंपोर्ट करना चाहिए और अपनी स्पेशलाइजेशन बनानी चाहिए गुड वाई में और उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अगर हम एजम्पशन की बात करें तो इनकी मोस्टली सारी एजम्पशंस एडम स्मिथ की तरह ही हैं, ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक बार थोरली पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है देयर इज अ नो इंटरवेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है इकोनॉमी के सिस्टम में, जैसे कि आज के टाइम पे होता है। क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटीज लगा सकती है, गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, ये लगा सकती है, हो सकती है, 100 चीजें लगा सकती है। बट इस केस में अगर इसके एजम्पशन है, थ्योरी के एजम्पशन में, कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इकोनॉमी में। सेकेंड चीज कि जो दोनों कंट्रीज हैं, ये दोनों कॉमोडिटीज जो हैं उनमें परफेक्ट कंपटीशन है। मतलब वो एक अलग अलग उसकी नहीं हो सकती, बहुत अलग अलग मार्केट की नहीं हो सकती, बहुत अलग अलग नहीं हो सकती। अगर एक परफेक्ट कंपटीशन, और हमने टाइप्स ऑफ मार्केट हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, सो आई थिंक हम समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं देयर इज अ स्टैटिक कंडीशन इन इकोनॉमी विच इम्प्लाई द फैक्टर टेक्निक्स एंड प्रोडक्शन टेस्ट। उन्होंने बोला है कि जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस है कस्टमर्स के, दे आर कांस्टेंट। नेक्स्ट है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये मैं एडम स्मिथ की थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, कि आप जितना आउटपुट डाल रहे हो आपको उतना ही रिटर्न मिल रहा है। अगर आप 1 घंटे में 2 चेयर्स बना रहे थे तो आप 2 घंटे में 4 चेयर्स बनाओगे। ये नहीं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो टाइम कम हो जाता है या कॉस्ट कम लगती है, नहीं। लेकिन कॉस्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या बोलता है कि जितना डाल रहे हो उतना ही वापस आ रहा है। ओके 3 तरीके की होती है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और ये सारी चीजें हम 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है लेबर इज ओनली अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज्यूम किया गया है वो लेबर ही किया गया है, लेबर पे ही फोकस है। इनकी एजम्पशन ये है कि सबसे ज्यादा जो कॉस्ट आती है किसी भी प्रोडक्शन में वो फ्रॉम लेबर आती है, ठीक है। वैसे हमारे पास और क्या क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बट ये इसकी असम्पशन ये बोलती है कि लेबर आर ओनली कंसिडर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स जो है हमारे वो इजिली मूवेबल है विद इन अ कंट्री एंड इनमूवेबल है आउटसाइड द कंट्री। मतलब जो हमारे फैक्टर्स हैं वो इंडिया और नेपाल में इजिली मूवेबल नहीं है, लेकिन इंडिया के फैक्टर्स इंडिया में इजिली मूवेबल हैं और नेपाल के फैक्टर्स नेपाल में इजिली मूवेबल हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एब्सेंट है यहाँ पे, बट इन अ रियल लाइफ ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, नेपाल प्रोडक्शन कर रही है गुड वाई की और वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रही है, तो क्या उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा, ठीक है। आगे की असम्पशन है कि सिर्फ 2 ही कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी इंटरनेशनल ट्रेड में और 2 ही कमोडिटी होंगी, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। मोर देन 1 कंट्री इज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड और मोर देन 2 commodities are considered while doing a international trade। अगर हम किसी से भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर मैं यूएसए से ट्रेड कर रही हूँ तो मैं सिर्फ ये नहीं कि 2 commodities के साथ ट्रेड कर रही हूँ, देयर आर द सर्वल एंड अ लॉट्स ऑफ कॉमोडिटी और अ गुड जिसमें कि हम लोग ट्रेड करते हैं। और ये चीज अज्यूम की गई है कि दोनों कंट्रीज में फुल एम्प्लॉयमेंट है। सो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इंडिया गुड एक्स 20 बना रहा है, गुड वाई 10 बना रहा है, नेपाल 10 बना रहा है, 8 बना रहा है। यहाँ पर इंडिया को एब्सलूट एडवांटेज है दोनों गुड्स में। ध्यान देना, एब्सलूट एडवांटेज दोनों गुड्स में है, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करें, उनकी अलग अलग गुड्स को कंपेयर करके बात करें, तो इंडिया को गुड एक्स में ज्यादा बेनिफिट है एज कंपेयर टू गुड वाई, और नेपाल को एब्सलूट डिसएडवांटेज तो दोनों गुड्स में है, बट अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करें तो उसे गुड वाई में ज्यादा है, ठीक है। तो अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया गुड वाई नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, इंपोर्ट कर लेगा किससे, नेपाल से, ठीक है। क्योंकि वो जितना टाइम गुड वाई में दे रहा है ना, वो अगर वही टाइम गुड एक्स में लगा दे
अगर वही टाइम वो गुड एक्स में लगा दे तो उसे कम तो बेटर ये होगा कि इंडिया गुड वाई ना बनाए, वो नेपाल से इंपोर्ट कर ले और अपना जो गुड वाई में टाइम वेस्ट कर रहा है उसे गुड एक्स में लगा दे और गुड एक्स को एक्सपोर्ट करके अर्न करे। तो इस चीज से दोनों ही कंट्रीज को बेनिफिट होगा और ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो जाएगा दोनों ही कंट्रीज के लिए। तो आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर हम इसकी रेशियो निकालते हैं, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम इसकी रेशियो निकालते हैं तो अगर हम बात करें इंडिया की, अगर इंडिया गुड वाई बना रहा है, इंडिया गुड वाई बना रहा है तो उसे 2x ऑफ गुड एक्स सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये मैंने जस्ट रेशियो निकाली है, आप देख सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है और मैंने इसको एलोबरेट करके भी लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब अगर इंडिया गुड एक्स बना रहा है तो उसे क्या हाफ ऑफ गुड वाई होगा, x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ गुड वाई एज सिमिलर टू द नेपाल। अगर वो गुड एक्स बना रहा है, गुड वाई बना रहा है सॉरी, तो वो कितना होगा 1/25 ऑफ एक्स, और अगर वो गुड एक्स बना रहा है तो होगा 0.8 ऑफ वाई। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, इससे देख के समझ नहीं आ रहा है, देन इट्स फाइन। आपको इन नॉर्मल डिजिट को देख के इजीली समझ आ गया होगा कि किसको किस में कंपैरेटिव एडवांटेज है। इससे भी हमें यही पता लगेगा, इस रेशियो वाले मेथड से भी हमें यही पता लगेगा कि किसको किस में कंपैरेटिव एडवांटेज है। बिकॉज अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इसमें कितना डिफरेंस है, देखो 1/2 ऑफ y और यहाँ कितना है 0.8 ऑफ y, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है एज कंपेयर टू 2x और 1.25 में कम डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी हमें यही पता लगेगा कि किसको किस में कंपैरेटिव एडवांटेज है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो आप सिर्फ इसको कंसिडर कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। देखो जैसे कि हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज में पढ़ा था, एज सेम एज हम पढ़ते हैं यहाँ पे। इंडिया है, कंट्रीज क्या है, इंडिया नेपाल, ठीक है। टोटल यहाँ पे हो गया गुड एक्स गुड वाई। अगर प्रोडक्शन क्या कर रहे थे वो बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से पहले कितनी प्रोडक्शन कर रहे थे 20 और 10, और नेपाल क्या कर रहा था 10 और 8, ठीक है। अब अगर वो ट्रेड करते हैं, तो वो जिसमें उनको कंपैरेटिव एडवांटेज है सिर्फ उसी की ट्रेड करेंगे। तो इंडिया क्या है, गुड वाई बनाना बंद कर देगा और गुड वाई का टाइम भी किस में लगा देगा, गुड एक्स। तो गुड एक्स कितनी बना पाएगा, डबल टाइम लग रहा है, तो कितने हो गया 40। अब नेपाल गुड एक्स बनाना बंद कर देगा और वो क्या बनाएगा, गुड वाई, क्योंकि उसका कंपैरेटिव एडवांटेज गुड वाई में था। तो अगर वो पहले 8 बना रहा था उसी टाइम में, और अगर अब ये नहीं बना रहा है, इसका टाइम उसने इसमें लगा दिया, तो अब वो कितनी बना देगा 16, ठीक है। यहाँ पे मैंने टोटल लिख लिया, ये टोटल हो गया 30, ये 18, ये हो गया 40 और ये हो गया 16। अब आफ्टर द ट्रेड, ठीक है, अब वो सॉरी गेन फ्रॉम द ट्रेड, अगर वो इस तरीके से ट्रेड करते हैं तो उन्हें क्या गेन होगा। देखो गुड एक्स का जो गेन है वो कितना हो गया 20, पहले 20 बन रही थी या 40 बन रही है, पहले 20 बन रही थी या 40 बन रही है, तो 20 का गेन हो गया, ठीक है। और 10 पहले गुड वाई कितनी बनी थी 10, लेकिन इंडिया अब गुड वाई नहीं बना रहा है तो 10 का -10 हो गया, ठीक है। अब नेपाल पे आते हैं। नेपाल पहले गुड एक्स कितनी बना रहा था 10, ठीक है, और अब उसने गुड एक्स बनानी बंद कर दिया तो -10, ठीक है। और पहले वो गुड वाई कितनी बना रहा था 8, और गुड वाई उसने कितनी कर दी है 8, तो 8 उसको यहाँ पे गेन हो गया। अब अगर इसका टोटल करते हैं तो प्लस माइनस इंडिया को क्या हो गया 10 यूनिट्स का बेनिफिट, इंडिया को क्या हुआ 10 यूनिट्स का बेनिफिट, लेकिन नेपाल को क्या हुआ -2 का लॉस, ठीक है। अब आप सोचोगे कि नेपाल को तो लॉस हो गया, अरे नेपाल को यहाँ पे अगर लॉस हुआ है, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता तो उसे यहाँ पे ज्यादा का लॉस होता। देखो पहले डिफरेंस कितना आ रहा था 10 तो गुड एक्स में आ रहा था, ठीक है, और 2 का डिफरेंस किस में आ रहा था गुड वाई में। तो एक तरीके से लॉस कितने का हो जाता अगर वो ट्रेड नहीं करता, अप्रोक्स 12 यूनिट्स का, लेकिन अभी उसे सिर्फ कितने का हो रहा है 2 यूनिट्स का, तो एक तरीके से उसने यहाँ पे भी गेन किया है। ओके, सो इसको अगर हम और अच्छे से समझें तो ये है मेरी इक्वेशन। देखो अगर हम इंडिया के नजरिए से देखें तो 10x वो पहले बना रहा था, ठीक है। अगर हम इंडिया की नजरिए से देखते हैं तो देखो इंडिया को फायदा कितने का हुआ है,
इंडिया को फायदा हुआ है 10 यूनिट्स का और नेपाल को लॉस हुआ है -2 यूनिट्स का। ठीक है, तो अगर हम इंडिया के नजरिए से देखें तो 10 यूनिट्स का फायदा प्लस माइनस का 2y, ठीक है, ये हुआ है, इज इक्वल्स टू 10x यहाँ पे आ गया। अब इंडिया के हिसाब से 2y की वैल्यू कितनी थी हमारी, y की हमारी वैल्यू कितनी आई थी, y इज इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ पे मैं y की जगह 2x पुट कर दिया और ये मेरे सॉल्व करने के बाद आ गया 6x। एक बार इसको आप सॉल्व करके देख लेना। एज सेम एज दिस नेपाल की भी यही सिचुएशन, भाई 10x का हमें गेन हुआ, ठीक है, -2y, ठीक है, 2y का लॉस हुआ इज इक्वल्स टू 10x -2। y में नेपाल के केस में y की वैल्यू कितनी आई थी हम लोगों की, नेपाल के केस में y की वैल्यू हम लोगों की आई थी, देखो 1.25x, 1.25x, मैंने यहाँ पे 1.25x पुट कर दी, ये आ गया 7.5x। मतलब नेपाल को एक तरीके से 7.5x का फायदा हुआ जो कि वो पहले नहीं कर सकता था, और यहाँ पे इंडिया को 6x का फायदा हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि कंपैरेटिव एडवांटेज में स्टिल अगर कोई कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज में नहीं है तो भी वो फायदा ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात आते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या थी, तो एक तरीके से इनकी जो अजम्पशंस हैं वो ही इनकी क्रिटिसिज्म बन जाती हैं, बिकॉज इन्होंने इस तरीके की अजम्पशंस ली हुई हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि सिर्फ लेबर ही कंसिडर किया जाएगा, बट एक प्रोडक्शन में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल लगता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप लगती है, लेकिन इन्होंने सिर्फ किसे कंसिडर किया, लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये क्रिटिसाइज हो गई ये थ्योरी इस हिसाब से। उन्होंने बोला ऑल द लेबर आर होमोजेनियस, सारे जो लेबर्स हैं उनकी कैपेसिटी एक जैसी है, अगर एक पर्सन 1 यूनिट बना रहा है तो दूसरा पर्सन भी 2 ही यूनिट बनाएगा, दूसरा और तीसरा लेबर भी 2 ही यूनिट बनाएगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, किसी वर्कर की काम करने की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, किसी वर्कर की काम करने की एफिशिएंसी कम होती है। ठीक है, सिमिलर टेस्ट फॉर ऑल, उन्होंने कहा कि सारे टेस्ट सबके सेम रहेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम रहेगी, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। इकोनॉमिक आर कंटिन्यूज टू चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदलते रहते हैं। फिक्स प्रोडक्शन ऑफ लेबर इज यूज द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज, जो हमने पढ़ा था फिक्स प्रोडक्शन मतलब जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमने पढ़ा था, वो भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है या फिर हमें जो है रिटर्न ऑन स्केल वो इंक्रीजिंग मिलता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट तक, उसके बाद वो डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अगर आपको ये वाला कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल वाले टॉपिक में कोई भी इशू है, बिकॉज ये एक थोड़ा सा वाइड टॉपिक है और अगर आपको पहले क्लियर नहीं है तो मैं इस पे एक अलग वीडियो बना दूंगी, कोई भी नीचे कमेंट करके बोल सकता है। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अजम्पशन में फुल एम्प्लॉयमेंट माना था, बट किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये सारी क्रिटिसिज्म हुए। अब हमारी जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं वो सारी कंप्लीट हो गई है, 3 थ्योरीज थी, 3 थ्योरीज कंप्लीट हो गई है। आगे हम मॉडर्न थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द थ्योरीज हम लोग इनके कम से कम 2 वीडियोज में क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं थ्योरी से। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।